नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डे 30 में। 23 अगस्त आज की तारीख है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देख के आप जान गए होंगे कि आज हम गुलाम वंश के बारे में बात करने जा रहे हैं और इस वंश के शासकों के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पे। कल जो लोग प्रतिभाग कर रहे हैं पीईटी के एग्जाम में, उन लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। खूब बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, इतनी ज्यादा शुभकामनाएं कि आप कम भी करके आए तो आपका स्कोर ज्यादा हो जाए। इससे ज्यादा शुभकामनाएं मैं कैसे दे दूं। बाकी आप अच्छे से करके आइएगा। 3 राउंड में पेपर को करिएगा। पहले राउंड में पक्के वाले क्वेश्चन, दूसरे राउंड में जितने भी स्ट्रगल करना है, तीसरे राउंड में 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं जिनको आप गैस करते हैं या लास्ट में उसको छोड़ते हैं जिसमें ज्यादा समय लगने वाला होता है। 85 के आसपास करके आइएगा। कल का सेशन कई लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, देख लेंगे, डिपेंड करेगा। कई लोग कह रहे हैं कि बाहर जाना पड़ेगा सर पेपर देने। एक्चुअली सबका सेंटर इस बार होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया, ऐसा है। तो इस तरीके से किसके शासन काल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करने पड़ते थे? तो लाल वस्त्र धारण करते थे ऐसे लोग जिनको न्याय चाहिए होता था। और उस समय शासन कौन कर रहा था ये पूछा जा रहा है। तो इल्तुतमिश के शासन काल में ऐसा किया गया था। न्याय के लिए काजी और अमीर दाद ये पद थे जो न्याय सुनाते थे। न्याय व्यवस्था इनके अधीन थी। रजिया को भी न्याय चाहिए था तो लाल वस्त्र धारण करके जनता के सामने हो गई और रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाने की, पदच्युत करने की उसने प्रार्थना की। बलवन के संदर्भ में ये बातें कही गई हैं। 3 बातें हैं। जिले इलाही की उपाधि धारण की, सिजदा और पबेउस की प्रथा शुरू की, ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना प्रारंभ किया, गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये 4-5 फैक्ट, इसमें तो 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे पीईटी के जो पेट आप देने जा रहे हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये सब सही है। बलवन जो है ये सारे काम उसने किया और इस्लाम धर्म को बहुत गहराई से मानने वाला, या गहराई से नहीं कहेंगे, मतलब इस्लाम का प्रचार करने, इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसने बहुत सारे काम किए। उसमें कई जिद भी इसकी थी, है ना। अगला जो प्रश्न है, मतलब ये शब्द सही नहीं है, बढ़ाने के लिए क्या, धर्म तो सब ठीक ही होते हैं, लेकिन इसने अपने व्यक्तिगत हित के लिए उसका प्रयोग किया। जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। ये किसने कहा था? तो ये जो बलवन था ये बहुत ही दिखावे वाला आदमी था। बलवन जो है बहुत दिखावे वाला आदमी था। ये था बहुत अच्छे कुल का नहीं, लेकिन अपने को अफरासियाब वंशज का बताता रहता था। और ये ऐसी बातें बोलता था कि निम्न कुल के व्यक्ति को मेरा कुल, और ये सब कुछ ऐसा होता नहीं है। सब लोग बराबर हैं, समान है मानवता की दृष्टि से, हर एक दृष्टि से। लेकिन ये सब ऐसा करता था, दिखावा वास्तव में नहीं करना चाहिए, है ना। ईरानी आदर्शों परंपराओं का पालन, सुल्तान के रूप में अपने को ईश्वर की तरह समझना, दरबारी वैभव की स्थापना करना, सिजदा और पबूस की प्रथा शुरू करना, ये सब काम इसने किया। अगला जो प्रश्न है, गुलाम वंश के शासकों का शासन करने का सही क्रम क्या है, कालानुक्रम क्या है? 2 बार करने लिखा है। आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। अब इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और ये आराम शाह जो दिया हुआ है, ये तो क्या होगा इनमें से? आपको पता अगर ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसमें फर्स्ट होगा, अगर इसको ये पता है आपको, तो एक ही ऑप्शन से आपका ये हो जाएगा, है ना। इल्तुतमिश पहला नहीं होगा, आराम शाह इसमें से पहला नहीं होगा, तो यहीं से पकड़ लेंगे। ज्यादा ज्यादा दूसरे तीसरे तक जाना पड़ेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन आराम से बैठा था तभी इल्तुतमिश आता है और फिर रजिया उसको आके हटाती है। ये इनका क्रम था। इनका समय भी आप याद रखिए, 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक बैठता है, फिर 1210 तक ये रहता है, फिर 1210 में आराम शाह आता है और आराम से बहुत कम समय में चला भी जाता है। फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश आता है और उसके 36 तक ये रहता है। फिर 36 में आती है रजिया सुल्तान, 1236 से 40 के बीच में ये रहती है। दिल्ली में जो ये शासन करने वाले लोग, उनमें रजिया का नाम जो आता है, उस पर अगला प्रश्न है। तो ये दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी, मतलब मुस्लिम थी और महिला शासिका थी। अंतिम मुस्लिम महिला शासिका, प्रथम भी अंतिम भी, बिल्कुल सही बात है। अल्तुनिया से इसने शादी की और शासिका होने के बावजूद उसने पर्दा प्रथा का समर्थन किया। अच्छा, समर्थन क्यों करेगी? ये तो क्वेश्चन वैसे ही ये तीसरा निकल जाएगा, और तीसरा निकलेगा तो देखिए डी, बी और ए गलत हो गए, बाकी सी बचा। अब 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है,
अगर ये आपको पता है कि पर्दा प्रथा का समर्थन नहीं किया, अगर ये पता है भाई ये पुरुष का वेशभूषा पहनने का इसका अपना वो था, और कोट पहनती थी, टोपी लगाती थी, कुलाहा बोलते थे टोपी को, कुबा बोलते थे कोट को, हाथी पे चढ़ के जनता दर्शन के लिए जाती थी, समझ रहे हैं। इसने शादी की थी अल्तुनिया से, उसका भी कारण था, अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था, ये भटिंडा का सूबेदार हुआ करता था उस समय, रजिया को बंदी बना लिया। अब उसने कहा कि अब कुछ नहीं बचा है, तो उसको उसने कहा, लाइन दिया, ऑफर दिया और कहा वो शादी कर लो, अब तब तो अब छोड़ोगे, शादी कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हुआ। फिर इल्तुतमिश का एक पुत्र था बहराम सा, उसने सत्ता हथिया ली और अल्तुनिया और इसको रजिया को दोनों को मार दिया था। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर का पुनरुद्धार किया था और दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रथम जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है, प्रथम सुल्तान था। तो इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर का पुनरुद्धार नहीं किया था, ये गलत है, उसको ध्वस्त किया था और दिल्ली को राजधानी बनाने का प्रथम श्रेय इसी को दिया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 अप्रैल 1236 को फिर इसकी मृत्यु होती है। न्याय चाहने वाला व्यक्ति, वो लाल कपड़ा, ध्यान रखिए, लाल कपड़ा पहनता था, उज्जैन का महाकाल मंदिर भी इसी से रिलेट कर लीजिए, ये ध्वस्त किया था, दिल्ली को राजधानी बनाया था। भारत का प्रथम मकबरा है सुल्तानगढ़ी, खुसरोबाग, हुमायूं, ताजमहल। भारत में जो मकबरों की बात होती है तो फादर ऑफ डोम कंस्ट्रक्शन जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। उसका एक बेटा हुआ करता था नसीरुद्दीन महमूद, वो मर गया तो उसी की कब्र, उसी की याद में उसने कब्र बनवाई, तो उसमें एक मकबरा बनवाया कब्र पर। तो वो पहला मकबरा था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, है ना, तो ये ध्यान रखना। और मोहम्मद गोरी के नाम पर भी उसने एक मकबरा बनवाया था, मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में बनवाया था। लेकिन ये वाला जो सुल्तानगढ़ी है उसका बेटा जो था रुकनुद्दीन, उसके नाम पे उसने बनवाया था, उसकी याद में। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत 18 फरवरी 1229 को स्थापित की, पहला शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम शासक ये था, इसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, इल्तुतमिश ही था ये। इल्तुतमिश से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, है ना, और बगदाद के खलीफा थे अल-मुंतसिर बिल्लाह, उनसे मान्यता भी इन्होंने प्राप्त की थी, और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। एकता व्यवस्था के अंतर्गत सभी सैनिकों व गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था, और इल्तुतमिश ने तांबे के टका और चांदी के जीतल का प्रचलन किया। सबसे पहले तो आप एकता व्यवस्था समझिए। एकता व्यवस्था का नाम ही आते आप समझ लीजिए कि नगद वेतन नहीं होगा, उसमें एकता दी जाती थी, इक्तादार होते थे ये लोग। तो पहला तो गलत हो गया, इक्तादार होते थे, इनको जमीन दी जाती थी और वो लोग उसी के बदले में सेवाएं देते थे, भूमि प्रदान की जाती थी, वेतन नहीं दिया जाता था। और ये जो तांबे का टका दिया है ये वास्तव में चांदी का होता था टका, और जीतल यहाँ पे चांदी का दिया है, ये तांबे का होता था। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इल्तुतमिश को दिल्ली में अपने गुलाम के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली में अपने गुलाम के रूप में खरीदा था, और इल्तुतमिश को अमीर शिकार के पद से सम्मानित किया गया था। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश को दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम के रूप में खरीदा और अमीर शिकार के पद से सम्मानित भी उसको किया था। दोनों सही है, दोनों सही है। शमसी वंश का ये था, इसके पिता थे इलाम खां, एलवरी तुर्क थे। इल्तुतमिश के पिता की बात हो रही है, एलवरी तुर्क थे, इल्तुतमिश एलवरी ऐसा करके याद करिए। इलाम खां इल्तुतमिश का पिता, शमसी वंश इसी के नाम पे, क्योंकि शमसी वंश का था इसीलिए शमसी वंश नाम पड़ा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दास के रूप में इसको खरीदा, लेकिन बाद में देखा कि ये विश्वास पात्र है, इसके अंदर प्रशासन के गुण है, प्रशासक अच्छा बन सकता है, तो धीरे धीरे इसको और ओहदे मिले, पद मिले, और फिर सुल्तान बन बैठा। ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाया, और गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और उसे दास्ता से मुक्ति 1208 ईस्वी में मिली। अब जो पहला स्टेटमेंट है, गोरी जो था, तो सॉरी ऐबक जो था, ऐबक ने अपने नाम का न खुतबा पढ़वाया न सिक्का चलवाया, ये पहला तो ये बिल्कुल गलत है। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया और उसे दास्ता से मुक्ति दी, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही है, दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही है।
उसने सिपहसालार, मलिक, ये जो पदवियां थी उन्हीं से अपना काम चलाया, दिखावा ज्यादा उसने नहीं किया। उसने सोचा कि दिखावा करके क्या करें, सुल्तान तो हम ही हैं। कई बार हम अपने कपड़े भी पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, मोबाइल खरीदते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, फोन, बाइक, कार, सब दूसरों को दिखाने के लिए। छोटे में काम चल सकता है, तब भी बड़ा वाला इसलिए कि लोग देखेंगे बड़ा वाला है इनके पास। तो ऐसा नहीं, शो ऑफ करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन दुनिया इसी की है। और ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कई लोगों को तो ओरिजिनलिटी में आप देख लेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे, फोटो ऐसी पड़ी रहती है। बात समझ में आ रही है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, खुद के नाम पर इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। अब ऐसा बताया जाता है, हो सकता है उसने सोचा हो बहाना ये बना लो अपना भी सही रहेगा, काम बन जाएगा, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लाखों के दान करने के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श जो कहा जाता था, वो कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और लाख बख्श उसको किसने कहा था? ये मिनहाजुद्दीन सिराज जो थे, उन्होंने इसको उसकी उदारता, सुहृदता, इन सब के लिए लाख बख्श कहा था। मतलब लाख बख्श कहने का मतलब है लाखों में दान करने वाला। बात समझ में आ रही है? लाखों में दान करने वाला। तो इस तरीके से ये किसने कहा था, ये भी आपका तैयार हो गया। किसने कहा था, ये भी आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले जो सुल्तान थे, उनका क्रम आपसे पूछा जा रहा है, उनका कालानुक्रम क्या था, है ना? तो इसको बताइए। पहला वंश कौन सा था? तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, ये सब दिए हुए हैं, तो इसको बताइए आप। बढ़िया प्रश्न है। तो इसमें गुलाम वंश पहला है, तो देखिए ये ए और डी तो ऐसे निकल गया। अब बी डी में सोचना है, गुलाम के बाद में कौन आएगा, खिलजी आएगा कि सैयद? तो अगर आपको पता है खिलजी, तो यही क्वेश्चन सही हो जाएगा, यही मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी जो है, जो अन्य है, उनको याद करने की जरूरत आपको, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहां भी सीक्वेंस गलत दिया होता, दोनों में सैयद सेम दिया होता और यहाँ पे अंतर दिया होता, तो आपको तीसरे तक जाना पड़ता। तो कोशिश किया कीजिए कि कम नॉलेज में हो जाए, जितना ज्यादा नॉलेज के चक्कर में पड़ेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, ठीक है। 1206 से 1226 तक 320 वर्षों तक दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का यह शासन रहा। 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, है ना। जीके टीएसएल, इसको याद कर लीजिए। लास्ट में लोधी आपको पता ही है, 1526 में ये हटेगा, उसके बाद में फिर मुगल आएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है यहाँ पर स्टेटमेंट कि सिंहासन पर बैठते ही उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि तो उसने नहीं धारण की थी, मैंने आपको पहले अभी भी बताया। पहला तुर्क शासक था, ये बिल्कुल बात सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने उसी से काम मलिक और सिपहसालार से चला लिया था। तुर्की राज्य का संस्थापक इसको माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था, तुर्की राज्य का संस्थापक था, ये बात बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है, मामलूक का अर्थ क्या है? मामलूक जो वो लोग होते थे जिनके माता पिता पहले गुलाम थे लेकिन गुलामी के बंधनों से अब मुक्त हो गए थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो गुलाम वंश है उसको मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। हबीबुल्लाह ने यह नाम प्रस्तावित किया था। बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंश, जैसे दो लोग हैं, कोई वो पहले गुलाम थे, उन्होंने शादी की, उनकी जो संतान हुई, अब वो गुलाम नहीं रह गए थे तब संतान हुई, है ना। तो 1206 से 90 तक इसने शासन किया। मामलूक वंश में 11 शासक हुए, 84 वर्षों तक ये शासन काल इनका रहा। 11 शासकों में से 3 शासक दास थे। अगला प्रश्न है, और इन दास शासकों में कौन शामिल नहीं था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये तीनों, और एक चौथा दिया है मोहम्मद गौरी, तो ये तीन तो थे। ये चौथा मोहम्मद गौरी जो था ये दास नहीं था। बात समझ में आ गई? ये दास नहीं था, तो ये ध्यान रखिएगा, 11 में से यही 3 दास थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों का शासन 320 वर्षों तक चला, अभी हमने बताया ही ये व्याख्या में, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई अचरज मानने की बात नहीं है। 3 शताब्दियां बीत गई, 320 सालों तक इनका शासन चला। और भारत पर शासन करने वाले 6 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत दिल्ली या सल्तनत हिंद, इन नामों से जाना जाता है। तो 6 नहीं है, 5 है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन बनाया गया है। 320 वर्ष और 5 ये वंश के सुल्तान थे। अगला जो प्रश्न है, और ये 5 वंश के जो सुल्तान थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, यही थे, है ना। इसमें 4 वंश मूर्ता तुर्क थे, जबकि अंतिम वंश जो लोधी है ये अफगान वंश, अफगान था मूलतः। अगला जो प्रश्न है,
दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का काल क्या था? तो गुलाम वंश शुरू में ही आएगा 1206 से 1290 तक, 84 वर्षों तक ये शासन करेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुलाम वंश पे ही शासन था। क्वेश्चन इधर उधर मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि पेपर में आपको एक एंशियंट मिलेगा, फिर एक मॉडर्न मिलेगा, फिर आपको एक ज्योग्राफी मिलेगी, फिर 4 पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये पांचों नाम है ना, जीके टीएसएल, ये याद रखना आप ऐसे 1206 से 1226। हो सके तो इसका भी याद कर लीजिए जो ये ब्रेक। शमसी वंश की स्थापना किसने की थी? शमसी वंश, जो शमसी वंश है उसको किसने स्थापित किया था? शमसी वंश, उसी में इल्तुतमिश जो है उसने शमसी वंश की स्थापना की थी 1206 से 1290 के बीच में। दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा शासन किया गया उसको क्या कहा गया? गुलाम वंश कहा गया। और इस वंश के दौरान दिल्ली सल्तनत पर फिर राजवंश आए, कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतबी, इल्तुतमिश का शमसी और बलबन का बलबनी, है ना, अल्तमस, इल्तुतमिश या अल्तमस दोनों पूछा जा सकता है। तो ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतबी था, इल्तुतमिश का ये शमसी याद रखना थोड़ा सा कठिन लग रहा है इसलिए पूछा गया है, क्योंकि बलबन से बलबनी, कुतुबुद्दीन से कुतबी बन जाएगा, और इल्तुतमिश जो है ये शमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री, करंट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 20 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? 20 अगस्त को अगर आपसे डेट देके पूछ लिया जाएगा तो सोमनाथ पड़ता है गुजरात में, सोमनाथ मंदिर, वही जहां पर आक्रमण हुए थे। किसने आक्रमण किया था? उत्तर दीजिएगा, किसने आक्रमण किया था, कितनी बार किया था? तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने किया। और परियोजनाएं वहां पे सोमनाथ सैरगाह और सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र, इन सब का उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। और पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर का परिसर, आधारशिला वहां पे रखी है इन सब परियोजनाओं की उन्होंने। पार्वती मंदिर की आधारशिला इन्होंने रखी है। सोमपुरा सलात शैली से ये मंदिर निर्मित होगा। गर्भगृह और नृत्य मंडप का विकास किया जाएगा। तो आगे डिटेल में हम कभी इसके बारे में और चर्चा कर लेंगे। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की जो सूची जारी होती है 2021 के अनुसार, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल है। आईफोन, आईपैड, मैकबुक जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये एप्पल है। और विश्व स्तर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली ये कंपनियां हैं। उसमें सबसे ज्यादा कंपनियां अमेरिका के नेतृत्व वाली हैं जो विश्व स्तर पर है, 243। और उसके बाद में चाइना की 47 है ना, फिर जापान की 30 है, ब्रिटेन की 24 है। तो ये 243 सबसे ज्यादा अमेरिका की है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री 128 बिलियन डॉलर के साथ 57वें स्थान पर है। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी 56 कंपनियां इससे आगे हैं। ठीक है, एचसीएल भी है, विप्रो भी है, 500 में ये सब बनी हुई है। 12 कंपनियों को 500 में जगह मिली है। भारत की 12 कंपनियां हैं इसमें, ये संख्या इंपॉर्टेंट है। इस्माइल साबरी याकूब कौन है? इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के राजा हैं और इनको देश का प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किया गया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री, सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, राजा ने नियुक्त किया है, ये राजा है नहीं, राजा है वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? एक्सट्रीमली सॉरी, गलत निकला मुझसे। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री ये बनाए गए हैं, मलेशिया के राजा ने, मलेशिया के, देखिए लिखा है स्पष्ट, मलेशिया के राजा ने इनको नियुक्त किया है। और ये मुहिदीन यासीन की जगह इन्होंने ली है संसद में। उन्होंने अभी, यासीन ने बहुमत खो दिया था तो उस दिन उन्होंने बताया था ना अभी टेम्पोररी इनको बनाया रखा जाएगा। तो इस्माइल जो साबरी हैं, 222 सदस्यों में से 114 सदस्यों ने इनको सपोर्ट किया है। मलेशियाई राजनेता है ये, 9वें प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। और वैसे देखा जाए तो इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया है। ठीक है, मलेशिया के ही। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? तो ये कल्याण सिंह है। इसको तो आप जानते हैं, बहाना केवल है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर हम उनके बारे में कुछ पढ़ लें। प्रश्न ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा। पूछा ये जाएगा कि ये किन किन पदों पे थे। तो ये राज्यपाल के पद पे भी, राजस्थान के राज्यपाल के पद पे भी ये रहे और पूर्व मुख्यमंत्री थे। बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी उस समय ये मुख्यमंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने इस यहाँ पे इस्तीफा दिया था कि मेरे रहते ऐसा हो गया, मैं रोक नहीं पाया। तो और शिक्षा के क्षेत्र में मैं मानता हूँ, बचपन में मुझे पता है कि जब इनकी गवर्नमेंट रहती थी लोग पेपर देते थे, 20% रिजल्ट आता था हाई स्कूल इंटर का, तो पास करना मुश्किल होता था। आजकल तो बिना एग्जाम दिए ही 100% रिजल्ट आ जाता है। खैर वो एक परिस्थिति थी, लेकिन पास करना मुश्किल रहता था। अब इसी कारण से आज 23 तारीख को राजकीय शोक भी घोषित किया गया। मुख्यमंत्री थे भाई, अच्छे नेता थे। 1932 में इनका जन्म हुआ था
और उसके बाद में ये भाजपा में शामिल हुए, तब से भाजपा में ही रहे, इधर उधर नहीं गए। तो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान वो ये मुख्यमंत्री थे, इस्तीफा भी इन्होंने दिया था, राज्यपाल भी रहे। तो ये ध्यान रखना। 6 दिसंबर 1992 की बात है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल, AK-47 नहीं, 103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? तो ये जो हस्ताक्षर किए हैं, ये भारत ने रूस के साथ किए हैं। और जो 24 नंबर क्वेश्चन मुझे बहुत मजा नहीं आया, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं बना है, बना दिया होगा स्टाफ ने, लेकिन वो बहाना मिल गया हमको, उसी बहाने हमने डिस्कस कर लिया। तो एक AK-10 है, ये रसिया से भारत ने खरीदा है और 20 अगस्त 2021 को एक मतलब अभी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और जो ये AK-103 है, ये असाल्ट राइफलें ये है, जिनको मतलब उनकी ये श्रृंखला है, जो खरीदा जा रहा है। और ये थोड़ी बहुत नहीं खरीदी जाएंगी, 7,70,000 राइफल भारत खरीदने जा रही है, भारतीय सेना को इसकी जरूरत है। और इसमें 1 लाख का आयात किया जाएगा और बाकी का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, मिल जाएंगी, टेक्नोलॉजी मिल जाएगी उसकी, है ना। तो AK-47 राइफल का भी नवीनतम संस्करण भी आ रहा है, ठीक है। तो AK-103 वेरिएंट का भी आधुनिकीकरण भी होगा, जो 203 आएगा तो वो भी, है ना। बाकी इंसास चल रही है इस समय। अब तो मतलब अब पहले तो यूपी सिपाहियों को बहुत खराब मूर्चे वाली बंदूक दी जाती थी। अब जो लोग हैं इसमें उनको पता होगा, कई लोग हैं सिपाही और पुलिस विभाग में SI वगैरह, तो वो उन लोगों को सब पता होगा। तो मूर्चे वाली बंदूकें नहीं चलती थी, लेकिन अब ठीक है काफी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। ये यही अक्सर ये सब यही उत्तराखंड में होता ही रहता है। अगर जिला आपसे पूछ लिया जाएगा, उत्तराखंड पीसीएस वाले तैयार रहे और उनकी तैयारी मैं अच्छी कराऊंगा, उसका काफी अच्छा मेरे पास दिमाग में आइडिया है, इंटरव्यू तक का एक्सपीरियंस भी उसका है। तो वो मैं आपको अच्छा कराऊंगा, जिन्होंने फॉर्म में डाला वो डाल दें, और वो अच्छा रहेगा। मेंस भी उसका ठीक है, सिलेबस तो काफी बड़ा है, डिमांड है उसमें पढ़ने की ज्यादा, लेकिन वो तरीके से किया जाए तो आसान भी है। चमोली जिले में माड़ा गांव में भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा यह हर्बल पार्क बनाया जाएगा। इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 40 प्रजातियां इसमें हर्बल पार्क में शामिल होंगी, अल्पाइन क्षेत्रों में जो पाई जाती हैं। तो इसमें यो IUCN की रेड सूची में जो लुप्त प्राय संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, उनको यहाँ पर उगाया जाएगा, उनको उनको संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। सही सुमेलित युग्म बताइए कि कौन सा सही है। सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो सोराराई पोट्रू को दिया गया है। पहला ये फिल्म है। दूसरा है कि एक श्रृंखला सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म, ये सटअप सोना। और तीसरा है कि एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये सामंथा अक्किनेनी। ये सब सही है इसमें, ये तीनों याद रखिएगा। हो सकता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड से तो आपसे कभी पूछे जाए तो ये सब सही है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म सोराराई पोट्रू, वृत्त चित्र फिल्म ये सटअप सोना, और एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सामंथा अक्किनेनी है। कई लोग सर्च करेंगे, अभी देखेंगे इनको, अच्छी बात है। और द फैमिली मैन 2 के अभिनेता मनोज वाजपेयी और सामंता अक्किनेनी, इन दोनों लोगों को ये फिल्म पुरस्कार नवीनतम संस्करण के विजेताओं में शामिल किया गया है। अच्छी एक्टिंग की है फैमिली मैन 2, आप देखिए, बढ़िया एक्टिंग की है। इनकी वाइफ की जो बनी है उनकी एक्टिंग तो मुझे अच्छी लगती है, वो जहां भी वो अदाकारा मुझे अच्छी ही लगती है। और सुजीत सरकार, अनुराग कश्यप, त्यागराजन, कुमार राजा, श्रीराम राघवन, ऋचा चड्ढा, तो ये सब जूरी सदस्यों के साथ प्रस्तुतकर्ताओं में भी शामिल थे। खैर ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, बाकी ये पूरी लिस्ट है, इसको भी जरा देख लीजिएगा, एक बार नजरसानी कीजिएगा। सिनेमा पुरस्कार में विविधता के लिए पंकज त्रिपाठी को दिया गया है ना। बढ़िया, क्या एक्टिंग करते हैं, मतलब ये लोग हैं रियल वाले। बाकी तो जो चल रहे हैं आप जान ही रहे हैं कि जो चल गया सो चल गया, अब उसमें क्या है, क्या कैसे है। एक्टिंग करना नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। मार्केटिंग करना आता है, तो बहुत लोग चल रहे हैं। माउंट मणिरंग, एक्टिंग तो यही लोग करते हैं। मनोज वाजपेयी जी हैं, है ना, वो एक्टिंग करते हैं। पंकज त्रिपाठी हैं, बहुत सारे लोग हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इरफान सर चले गए वो भी। माउंट मणिरंग जिस भारतीय राज्य में अवस्थित है, बताइए कौन से राज्य में स्थित है? तो माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है,
छूट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए आ रहा है ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम है, 15 अगस्त 2021 को उसने माउंट मणिरंग को सफलतापूर्वक अभी फतेह किया है। आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसी की गतिविधियों में यहाँ पर भी ये लोग पहुंच गए। 1 अगस्त को यहाँ से रवाना हुए, 5 सदस्यीय अभियान था, चले गए वहां। अच्छी अच्छी गाड़ियां बुलेट वगैरह लेके चले जाते हैं। मेरा भी मन है एक बार लद्दाख वगैरह घूमने का, देखो कब पूरा हो पाता है ना। बाइक वाइक सब रेडी है मेरी, बस कोई साथी नहीं मिल रहा है। आप लोगों में से किसी को चलना हो तो बताइए, है ना। देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है, कौन? आसानी दिल्ली श्रीनगर, कौन बन गया है? तो देश का पहला जो ईवी फ्रेंडली हाईवे बना है, तो ईवी फ्रेंडली, पहले ईवी तो आप जान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली, यानी कि वहां पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले जाएंगे तो उसकी चार्जिंग उपलब्ध है। दिल्ली से चंडीगढ़ आप जाइए तो वहां पे बना दिया गया है, ईवी फ्रेंडली है, रास्ते में आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसका डेवलपमेंट कर दिया गया है, सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर डेवलप किए गए हैं और ईवी फ्रेंडली हाईवे के रूप में इसको जाना जा रहा है। फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत इसका विकास अभी किया गया है। तो अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही, है ना। 25-30 किलोमीटर के नियमित अंतराल पर ये चार्जर की सुविधा दी गई है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो कोई। और आगे भविष्य जो डीजल वाहन तो बंद ही होंगे, पेट्रोल वाहनों को भी रिप्लेस किया जाएगा। अंतिम प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत भूमिहीन मजदूरों को कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार जो है वो 6,000 रुपये प्रदान करने का अभी उसने निर्णय लिया है? कौन सी सरकार है? तो ये राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना ये चलाई जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। और 12 लाख भूमिहीन किसान इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं स्टेट के तौर पर कि किस स्टेट में ये लागू हुई। 200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं। कल का पेपर बहुत अच्छे से करें, 85 से कम ना अटेम्प्ट करें। पेपर बहुत टफ आए तो आप कम कर सकते हैं, नहीं तो इससे कम ना करें। मरे या जिए, खाके मरे खाके जिए, बहुत कम करके आएंगे तब भी दिक्कत होगी। लेकिन अच्छा आप अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपके आसानी से हो जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।